सो हमने कल की क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखे थे अपन ने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रिपरेशन मेथड में एंटर कर रहे हैं अपन, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड में देखो, सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं अपन, दैट इज फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन क्या, हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से हम यहां पर हेलो एल्केन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम हाइड्रोकार्बन से जब हेलो एल्केन बनाते हैं तो देखिए हमारे पास कितने मेथड हो सकते हैं कि एक तो आप एल्केन से बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम एल्केन, एल्केन से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्कीन, आप एल्कीन से बना सकते हैं। तीसरा मेथड फ्रॉम एल्काइन, आप एल्काइन से बना सकते हैं। अगर आप एल्केन की बात करते हैं, ठीक है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन, एल्केन की बात करते हैं तो इसका हेलोजिनेशन कराते हैं हम लोग, ठीक है, बाय हेलोजिनेशन, बाय हेलोजिनेशन, ओके। अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं तो एल्कीन का हम हाइड्रो हेलोजिनेशन कराते हैं, बाय हाइड्रो हेलोजिनेशन, बाय हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। और अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस का भी आप हाइड्रो हेलोजिनेशन करा सकते हैं, बाय हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर एक एक चीज समझते हैं। देखो थोड़ा सा एक बार इस चीज को समझे कि कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाँ एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा यहां पर कि हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन और ये दो आ गया क्या, हाँ दोनों का हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैं कह रहा था एक बार कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं, एक बार उसके बारे में पहले बता दूं, फिर मैं इनके बारे में बात करूंगा। देखिए, एक तो हम लोग कहते हैं सिंपल हेलोजिनेशन, ठीक है। तो इसको समझते चलना आप ना, ज्यादा डीप नहीं जा रहे अपन। हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन का एडिशन, भाई हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन। अगर मैं बोल रहा हूं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब किसका एडिशन, वाटर का एडिशन, ठीक है ना। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन। एक होता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो ध्यान रखना, इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन है, इसमें हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। और एक आता है हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन, HX का एडिशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा कि हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का ऐड होना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड होना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। और हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड होना, ठीक है। और इन्हीं सब में अगर मैं डी लगा देता हूं, अगर इन सब में मैं डी लगा देता हूं, क्योंकि ये टर्म बार बार काम आती है तो कई बार क्या स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो फिर वही कंफ्यूज होते हैं। अगर इन सब के आगे डी लगा दें हम, जैसे डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन का निकल जाना, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन, तो डीहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिलीज हो जाना, माइनस वाटर, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं डी हाइड्रोजिनेशन, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन का निकल जाना। और अगर मैं कह रहा हूं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकल जाना, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया ना बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे पहले, यस, अब हम बात कर रहे हैं एल्केन के हेलोजिनेशन से, ठीक है। एल्केन का हेलोजिनेशन कैसे करते हैं,
ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट मेथड है हमारा, और फर्स्ट मेथड इज बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन्स का हेलोजिनेशन। तो एल्केन्स का हेलोजिनेशन में सबसे सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लो मीथेन है आपके पास और आप इसका क्लोरीनेशन करा रहे हो। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा ये चीज और समझना कि हेलोजिनेशन कितने तरह का होता है। देखो, हेलोजिनेशन एक होता है आपके पास फ्लोरीनेशन, एक होता है आपके पास क्लोरीनेशन, ठीक है, एक होता है आपके पास ब्रोमीनेशन, और एक होता है आयोडीनेशन। इतने तरह के हेलोजिनेशन होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि कौन से हेलोजन का एडिशन हो रहा है आपके पास। अगर फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन का हो रहा है क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का हो रहा है ब्रोमीनेशन। अब इसमें ध्यान रखें कि जो आपके पास फ्लोरीनेशन होता है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो फ्लोरीनेशन हम नहीं कराते। ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन मॉडरेट होते हैं, दे आर मॉडरेट, ये नॉर्मल होते हैं, मतलब न बहुत ज्यादा स्लो न बहुत ज्यादा फास्ट, मॉडरेट होते हैं। और आयोडीनेशन की अगर बात करें तो आयोडीनेशन स्लो तो होता है बट रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब इसमें होने वाली जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाती है। तो उसके बारे में भी हम इसके अंदर अभी बात करेंगे। तो अब मैंने कहा कि फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव है, तो फ्लोरीनेशन हम स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, दोनों में से एक कर लो क्योंकि दोनों मॉडरेट है, सेम रिएक्शन शो करते हैं, और आयोडीनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं क्लोरीनेशन की। तो जब मैं मीथेन का क्लोरीनेशन कराता हूं तो मुझे लाइट चाहिए होती है, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्लोरीनेशन होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। और इसमें क्या होता है, एक हैलोजन अटैक करता है कार्बन पर। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, जैसे ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये आपके पास 2 Cl है। आपने रिएक्शन कराई तो डेफिनेटली ये H जो है वो Cl के साथ रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एक Cl बचा और ये CH3 बचा। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, CH3Cl बनाएंगे और HCl रिलीज होगा। तो HCl को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, HCl जो रिलीज हुआ मैंने माइनस लिख करके नीचे लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो रिएक्शन है ये तब तक होती रहेगी जब तक आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन जब तक है तब तक ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हाइड्रोजन रिलीज करती रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में वापस से अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन और डिस्प्लेस हो जाएगा, वापस HCl बनेगा और CH2Cl की फॉर्मेशन, Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, Cl एक और बढ़ जाएगा ना बेटा, Cl2 है आपके पास, तो एक Cl और बढ़ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक Cl जुड़ा है और एक Cl H के साथ रिलीज हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर मैं वापस Cl2 से रिएक्शन कराता हूं लाइट की प्रेजेंस में, तो वापस HCl रिलीज होगा और CHCl3 बनेगा आपके पास। ठीक है, और फिर एक हाइड्रोजन और है तो वापस क्लोरीनेशन कराओ लाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास CCl4 बन जाएगा। ठीक है, HCl रिलीज हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जो बनने वाले प्रोडक्ट है उनका सिग्निफिकेंस देख लें थोड़ा सा। इसमें एक तो आपके पास में ये बना है मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोमीथेन भी कह रहे हैं इसको अपन, क्लोरोमीथेन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट बना है वो आपके पास में डाइक्लोरोमीथेन बना है आपके पास। तीसरा जो प्रोडक्ट बना है वो है आपके पास में ट्राइक्लोरोमीथेन बना है आपके पास। ठीक है, और चौथा जो प्रोडक्ट बना है वो है टेट्राक्लोरोमीथेन। इस प्रोडक्ट को जरूर ध्यान रखें, इससे पहले वाला जो है आपके पास में मीथेन। ठीक है, जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन को आप और क्या कहते हैं, इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे कई रिएक्शंस में काम आता है क्लोरोफॉर्म, इसलिए इसको ध्यान रखें, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, वैसे तो हम लोग हेलोफॉर्म पढ़ चुके हैं, हमने देखा था हेलोफॉर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज ध्यान रखें, ये जो रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर आपके पास में मिक्सचर बनता है हेलोजन कंपाउंड का। तो हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन बढ़िया मेथड नहीं है बनाने का, क्योंकि इसके अंदर फिर सब कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ हेलोजन
कंपाउंड्स आपको मिलेगा, और जो हेलोजन कंपाउंड्स का मिक्सचर आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसमें से सबको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो आप मेथड काम में लेंगे उसे बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों काम में लिया? क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना वो बहुत कम है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर मान लो आप इसको बॉइल करोगे तो एक साथ 3 कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, एक साथ बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये अपना है मीथेन का क्लोरीनेशन। अब इसी तरह से मीथेन की तरह ही हम इथेन का क्लोरीनेशन करा सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन का करा सकते हैं, ब्यूटेन। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब आपके पास में कोई एल्केन ऐसा है जिसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो हैलाइड है ना उसकी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH3 और आपने इसका क्लोरीनेशन कराया लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो पॉसिबिलिटी होती है CH3 CH2 CH2Cl, HCl निकल जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट अगर हमें सेलेक्ट करना हो कि भाई मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसमें एक्चुअली में क्या होगा, मेजर और माइनर को कैसे पता लगाएं इसमें, कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ज्यादा डीप नहीं जाना हमें, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ध्यान रखें, फ्री रेडिकल जितना ज्यादा उसकी डिग्री बढ़ती है तो उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती है, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो डेफिनेटली ये वाला जो आपके पास हैलाइड बना होगा ये 2 डिग्री से बना होगा, क्योंकि हेलोजन 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री है आपके पास में, 2 डिग्री हैलाइड है। वैसे इसको बोलेंगे आप 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ हेलोजन 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और 1 डिग्री जो है वो कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये 1 डिग्री मतलब फ्री रेडिकल से बना है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे अगर आपके पास में 3 डिग्री भी हो तो 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री बनेगा, ठीक है, वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। चलिए इसको रफ कर रहा हूं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि नेक्स्ट जो अपना मेथड था वो था एल्कीन से किसकी फॉर्मेशन? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब किस चीज का एडिशन हो जाएगा बेटा, बताएं? हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड पर होगा वो। चलिए देखते हैं। ओके, इसको समझना आप एक बार। एक्चुअली क्या, एल्कीन को भी समझ लेते हैं, उससे रिएक्शन इजी हो जाएगी हमारे लिए। कि एल्कीन एक्चुअली 2 तरह के होते हैं हमारे पास। अगर मैं एल्कीन की बात कर रहा हूं तो एल्कीन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। नहीं, बीटा एलिमिनेशन अलग होती है बेटा। बीटा एलिमिनेशन से तो एल्कीन बनता है, ठीक है ना। यहां अपन एल्कीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन 2 तरह के एल्कीन होते हैं, ठीक है। जो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है उसकी पहचान है सिंपल सी, कि आपके पास डबल बॉन्ड जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, इस तरह से। इसको भी देखो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये दोनों एल्कीन सिमेट्रिकल है, ठीक है। डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है, या बोले डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। जबकि अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करता हूं तो अनसिमेट्रिकल इस तरह से हो सकता है,
जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास सेंटर में नहीं है, साइड में शिफ्टेड है, या फिर हम यूं कहें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम है। ठीक है, तो जहां नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके पास लिमिटेड मतलब सेम नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल है, और दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है तो वो सिमेट्रिकल है। अब इंपोर्टेंट बात ध्यान रखें, जब आप इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे सिमेट्रिकल का, ठीक है, तो ध्यान रखना नॉर्मल होगा, नॉर्मल नॉर्मल हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। नॉर्मल से मेरा मतलब क्या है? नॉर्मल से मेरा मतलब है कोई लॉ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहीं पे भी जहां आपकी मर्जी चाहे हो वहां डबल बॉन्ड पे हेलोजन लगाओ और दूसरे वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओ। कहीं पे भी लगाओगे तो प्रोडक्ट गलत नहीं बनेगा, सही बनेगा, क्योंकि नाम वही रहेगा उसका जो होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल पर हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हो, ठीक है ना, तो इट हैपन्स अकॉर्डिंग टू, यहां पर ध्यान रखें कि जो इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है बेटा ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो दोनों ही देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर HCl का एडिशन करा रहा हूं। एक और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इस पर मैं HBr का एडिशन करा रहा हूं। तो दोनों ही हमारे पास सिमेट्रिकल है, वी नीड नॉट एनी लॉ हियर। तो हमें किसी लॉ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडिशन करा सकते हो। आप यहां हाइड्रोजन जोड़ो, यहां हेलोजन जोड़ो या इसका अपोजिट जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही बनना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जो दो वैलेंसी फ्री होंगी, एक पर हाइड्रोजन जोड़ोगे और एक पर हेलोजन जोड़ोगे। यहां पर भी वही है, जो आपके पास ब्यूटीन है CH3 CH3, तो यहां पर जब डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, दो वैलेंसी जनरेट हो जाएंगी इस तरह से दो कार्बन पर। तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन और कहीं पर भी हेलोजन जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहां हाइड्रोजन जोड़ा तो यहां मैंने H2 कर दिया, यहां हेलोजन जोड़ा यहां मैंने Br लगा दिया। ठीक है, तो यहां कोई लॉ नहीं लगा है। लेकिन अब अगर मैं अनसिमेट्रिकल कार्बन पर अटैक करता हूं, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां मैं HBr का एडिशन कराता हूं, ठीक है, HCl का या HBr का किसी का भी, तो यहां मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था बेटा? मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हो तो हेलोजन उस कार्बन पर अटैक करता है विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, कि मार्कोनिकॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हेलोजन अटैक्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन which contain less number of हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, उस कार्बन पर अटैक करेगा। उस डबल बॉन्डेड कार्बन लिख दो या अनसैचुरेटेड कार्बन लिख दो, उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये लॉ ध्यान रखना है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अटैक कराता हूं तो हेलोजन अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहां एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन अटैक करेगा यहां, क्योंकि यहां दो हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि लॉ यही कह रहा है कि हेलोजन अटैक करता है उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो हमने वहां पर हेलोजन को जोड़ दिया। हेलोजन कौन है? Br है। तो प्रोडक्ट क्या बना आपके पास? CH3 CH Br और CH3, तो यानी आपके पास प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है,
हम यहां भी Br को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो कई बार हम लोग क्या होता है, रिएक्शन के अंदर ना माइनर प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट को नहीं लिख करके मेजर प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो इसलिए मैंने केवल एक ही प्रोडक्ट लिखा है। ये कन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कन्वर्जन में काफी काम में आती है। स्टार लगा ले इसको, है ना, कन्वर्जन में काम में आती है। आप देख भी चुके हैं शायद एक दो बार जो मैंने एग्जाम्पल कराए कन्वर्जन के, कि ये रिएक्शन हमने काम में ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई यहां पर हाइड्रोहेलोजिनेशन की, ठीक है। एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन कराया अपन ने। अब इसमें ना एक दो याद रखने वाली बात ध्यान रखें आप, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं, एक दो इसके बारे में याद रखने वाली बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि एक तो ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, कौन से मेथड से होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल, नहीं, बाय आयनिक मेथड या आयनिक मैकेनिज्म ना, आयनिक मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाली रिएक्शन जो है ना कि HCl, HBr एंड HI shows दिस एडिशन, ध्यान रखना, ये जो एडिशन है मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये सब शो करते हैं, चाहे यहां HBr के साथ रिएक्शन करा लो, चाहे HCl के साथ करा लो या HI के साथ करा लो, तीनों ये एडिशन शो करेंगे, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी आपको। अच्छा, इसका वैसे मैकेनिज्म वैसे अभी तो देखने की जरूरत है नहीं ज्यादा उसमें, क्योंकि मैकेनिज्म पूछा भी नहीं जाता आपसे। एक चीज अपने मिस हो गई, वो चीज और बता रहा था मैं, कि अपन ने जो पहले अभी थोड़ी देर पहले एक वो देखा था एल्केन का हेलोजिनेशन, ठीक है ना। तो एल्केन के हेलोजिनेशन में जब हम आयोडीनेशन कराते हैं तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। उसके बारे में वो डिस्कस करना था, वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं अलग से यहां पर ले लेता हूं उसको, कि हम बात कर रहे थे आयोडीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, आयोडीनेशन ऑफ मीथेन का आयोडीनेशन देख रहे थे हम लोग। तो मीथेन के आयोडीनेशन में आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि इस तरह से आयोडीनेशन होता है, CH3I और HI बनता है। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल होती है, ऐसे दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। जैसे अपन ने क्लोरीनेशन कराया था अभी थोड़ी देर पहले, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो अपन ने देखा था मिथाइल क्लोराइड बना था, ऐसे इसमें मिथाइल आयोडाइड बन गया। बट ये रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो वापस आपस में रिएक्शन करके वापस रिएक्टेंट बना देता है। तो इस रिएक्शन को रोकना है हमें, इसकी रिवर्सिबिलिटी को अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसा आप कोई सब्सटेंस ऐड करें जो कि इस HI को रिमूव कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वी एड, ठीक है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम लोग, या तो यूज करते हैं HNO3 या यूज करते हैं HiO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ये ऐड करने से फायदा क्या होगा, देखो जैसे ये HI बना है इस रिएक्शन में आपके पास, और आपने इसमें HiO3 ऐड कर दिया, और जैसे आप HiO3 ऐड करोगे, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, आप जैसे इसको ऐड करोगे, हाइड्रो आयोडिक एसिड को ऐड करोगे, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके एक तो H2O बनाएगा और एक I2 बनाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, HI का क्या हाल कर दिया, HI को किसमें चेंज कर दिया, I2 में, ठीक है। HI को इसने कन्वर्ट कर दिया है I2 में, और I2 में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है इसमें से। आप देखो HI जो है वो I2 में चेंज हो गया, इसका हाइड्रोजन तो गायब हो गया,
तो हाइड्रोजन का निकलना तो ऑक्सीडेशन होता है, जुड़ना रिडक्शन होता है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन करा किसने? इसने किया, HiO3 ने। तो HiO3 क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये HiO3 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इसमें जो बनने वाला Hi है उस Hi को किस में चेंज कर देता है? I2 में चेंज कर देता है। तो जब Hi बचेगा ही नहीं, जब इस रिएक्शन में ये बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन वापस कैसे जाएगी? इसको वापस रिवर्स होने के लिए दोनों चाहिए, तो ये इसने हटा दिया इसको। तो ये चीज ध्यान रखिए, अच्छा पॉइंट है इसका, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा एक बार फिर बोले, एक्चुअली आपकी वॉइस ना इको कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आई। रिपीट योर सेंटेंस, है ना, एक बार फिर डिस्टर्ब हो गई आवाज। आपकी आवाज बेटा कट के आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है ना, मेरे को समझ में नहीं आ पा रही है। बाकी मेरी तरफ से नेटवर्क पूरा आ रहा है, तो शायद हो सकता है वो नेटवर्क का थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा होगा, इस वजह से आवाज कम आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइप कर सके तो टाइप कर दें, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, या और किसी को आवाज वो समझ में आई हो तो बेटा मैं एक बार रिपीट कर दो, आप क्या बोलना चाह रही हो। जो आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आई। चलिए आगे बढ़े। तो इसके बाद ये तो आयोडीनेशन हो गया, हमने आयोडीनेशन देख लिया, हाइड्रोहेलोजिनेशन देख लिया। हाइड्रोहेलोजिनेशन आयोडीनेशन के अलावा इसमें फिर एक ये एल्कीन के साथ रिएक्शन देखी थी अपन ने, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको ओके हाइड्रो आयोड, एक सेकेंड बेटा मैं चेक कर लेता हूं। HiO3 बेटा प्रोडक्ट के अंदर ऐड नहीं होगा, वो अलग से आ जाएगा ना, अलग से दिख जाएगा, क्योंकि उसमें अपने पास में HiO3 जो है वो तो रहा ही नहीं, वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में कन्वर्ट हो गया और I2 में कन्वर्ट हो गया। तो वाटर तो उसको डाइल्यूट कर देगा जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, और I2 बन जाएगा उसके अंदर, फिर उसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको एक्चुअली प्रोडक्ट में ऐड, हाँ मतलब जो रिएक्शन चलती है ना, तो चलती हुई रिएक्शन में ही थोड़ा सा HiO वो मिला देते हैं अपन लोग, ठीक है, चलती हुई रिएक्शन में ही HiO3 मिला देते हैं, जिससे रिएक्शन जो होती है उसमें बनने वाला जो Hi है वो कंज्यूम होता रहता है, ठीक है, कंज्यूम होता रहता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करें अपन, तो अब हम बात कर रहे थे, देखो जो हम एल्कीन का हम हाइड्रोहेलोजिनेशन देख रहे थे, तो इसमें हमने मार्कोनिकॉफ लॉ तो देख लिया। अब यही रिएक्शन अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराऊं, तो जो प्रोडक्ट बना था वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, हेलोजिनेशन of alkenes in presence of peroxide, ओके। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, ओके। चलिए देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी उस पे अनसिमेट्रिकल के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, और केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जो हेलोजन एसिड्स है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, उसको लिखवा दूंगा मैं भी। तो यहां जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं और हम यहां पेरोक्साइड काम में लेते हैं, पेरोक्साइड, तो ये रिएक्शन जो है ना बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एडिशन के जस्ट अपोजिट होती है। हमने ये देखा था कि मार्कोनिकॉफ एडिशन के अंदर हेलोजन उस कार्बन पर अटैक करता था जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे, लेकिन अब अगर आपने पेरोक्साइड काम में ले लिया तो हेलोजन वहां अटैक करेगा जहां ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लाइक दिस, इस तरह से। यस बोलिए। नहीं बेटा, उसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, अगर HiO3 से रिएक्शन कराते हैं, एक तो H2O बनता है और एक I2 बनता है, फिर उसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। वो मैंने बैलेंस नहीं की थी, उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप, ठीक है ना। बाकी प्रोडक्ट यही दो बनेंगे उसमें, है
है ना, I2 बनेगा और H2O बनेगा, दो चीजें बनेंगी, फिर बैलेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओके, तो हम ये कह रहे थे पेरोक्साइड जो है इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये इस तरह से अटैक होगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2 CH2Br, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये तो था आपके पास प्रोपीन और ये बना आपके पास में 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकॉफ लॉ के जस्ट अपोजिट बना है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट, इसलिए ध्यान रखना इसे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें एक पॉइंट, एज इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, also called peroxide इफेक्ट, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है, इसे खराश इफेक्ट भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड खराश इफेक्ट, इसे आप खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना, खराश इफेक्ट भी कहते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ये दोनों इसी के नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली ये लॉ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ क्या है, इसको जस्ट अपोजिट करके बोलना है आपको। तो जब आप अगर आपको कहा जाए कि एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लिखें या पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है, खराश इफेक्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि हेलोजन अटैक्स एट that unsaturated कार्बन, ठीक है, या डबल बॉन्डेड कार्बन कह सकते हैं, कार्बन विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसके पास ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पर वही हो रहा है कि हेलोजन वहां अटैक कर रहा है जहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। तो ये कन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में कई बार हमें क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर हेलोजन को जोड़ना पड़ता है, कई बार हमें सेकंड कार्बन पर हेलोजन को जोड़ना पड़ता है, तो ये चीज ध्यान रखिए बेटा, ठीक है ना, कि आपको कौन से कार्बन पर किस चीज को ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, इसमें दो बातें और ध्यान रखें, दो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात कि ये जो रिएक्शन है ओनली HBr गिव्स दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ना केवल और केवल HBr ही देता है, ध्यान रखना, HCl और HI नहीं देते हैं, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं, लेकिन वैसे समझ ले इसको कि ये रिएक्शन जो है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, और अगर मैं बात करता हूं HCl की, ठीक है, तो HCl जो है नो फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल नहीं बना पाता, ठीक है। लेकिन HI की अगर बात करें तो HI फ्री रेडिकल बनाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल जो होते हैं ना I और I फ्री रेडिकल, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और आपस में कंबाइन होकर के वापस I2 बना लेते हैं, इसलिए वो भी ये रिएक्शन नहीं शो कर पाता। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो केवल और केवल HBr शो करता है, ये ध्यान रखना कि जब भी आप पेरोक्साइड इफेक्ट लिख रहे हो तो आप HCl या HI के साथ रिएक्शन शो नहीं करोगे, मार्क्स कट जाएंगे, उसको HBr के साथ ही करना है। लेकिन अगर आप मार्कोनिकॉफ एडिशन शो कर रहे हो तो चाहे आप HBr लगाओ, HCl लगाओ या HI लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो जैसा मैंने अभी कहा कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल से, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखें, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय
टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट कह रहे हैं। चलिए रफ कर दें इसको। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। इसके बाद एल्काइन का भी आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करा सकते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का अगर हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं, जैसे ये एक एल्काइन ले लिया मैंने, ठीक है, इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो मैं इसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहा हूं, सपोज HCl से रिएक्शन करा रहा हूं, तो अब इसमें कोई भी लॉ नहीं लग रहा है फिलहाल। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड टूटता है या पाई बॉन्ड टूटता है, टूट करके 2 वैलेंसी जनरेट करता है। सिमेट्रिकल है तो एक पर हाइड्रोजन एक पर हेलोजन किसी पे भी जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपने इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH 2 वैलेंसी जनरेट कर दी है, ठीक है। कहीं पे कुछ भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल ही है अभी तो यहां मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है और यहां मैंने हेलोजन ऐड कर दिया है, ये प्रोडक्ट बना। तो पहला स्टेप तो ये बन गया। अब इसके बाद अभी भी तो पाई बॉन्ड है इसके पास, एक बार और ब्रेक हो सकता है। जब इसका दोबारा हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो अब लॉ लगेगा इसमें, और कौन सा लॉ लगेगा? मार्कोनिकॉव। वो इसलिए लगेगा क्योंकि अब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो अब हमें देखना है कि हेलोजन कहां अटैक करे। हेलोजन उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर आपके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH3 और CHCl2 बनेगा आपके पास। तो आपके पास एक तरह से डाइक्लोरो बन गया, ठीक है, डाइक्लोरो इथेन बन गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी अपन हाइड्रोहेलोजिनेशन करा सकते हैं, एल्कीन का भी करा सकते हैं, एल्काइन का भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। ओके, अब इसके बाद ये मेथड हो गए अपने हाइड्रोकार्बन से। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है अपने पास में अल्कोहल से। अल्कोहल से भी 2-3 तरीके हैं जिनसे अपन लोग एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फ्रॉम अल्कोहल अल्कोहल से। अल्कोहल में देखो कौन कौन से किस किस से बनाते हैं अपन। पहला मेथड फ्रॉम रिएक्शन विद बाय रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, मतलब अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराएं। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से जब हम रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो बेटा हमारे पास जो मेथड है दैट इज हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन कराएं। तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये है अपने पास में कि HI से भी रिएक्शन करता है सबसे फास्ट, फिर उससे स्लो, HS में तो होती ही नहीं है, बहुत कम रिएक्शन होती है, ये करता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन आती है बाय रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड से इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PCl3 से, PCl5 से, ठीक है। इसके अलावा PBr3 से या PI3 से, इनसे रिएक्शन करा सकते हैं सब फॉस्फोरस हैलाइड से। और तीसरा जो आता है वो आता है बाय रिएक्शन विद सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन यानी SOCl2 से रिएक्शन। इसमें केवल एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये 3 मेथड है अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बार हेलोजन एसिड से। फर्स्ट फ्रॉम हेलोजन एसिड से देखते हैं। तो हेलोजन एसिड्स के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास
HI है, फिर HBr, फिर HCl सबसे कम है। ठीक है, तो अगर मैं HCl से रिएक्शन कराता हूं अल्कोहल, अच्छा एक और चीज समझे कि आप यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है ये भी समझ लो आप, कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो आपके पास सबसे कम रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल है। अभी फिलहाल हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए। CH3CH2OH ये अल्कोहल है आपके पास, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HCl से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि आपके पास हेलोजन एसिड्स में HF के साथ तो रिएक्शन होती ही नहीं है, और HCl के साथ होती है, लेकिन HCl भी सबसे कम रिएक्टिव है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर मैं इसको रिएक्शन कराने की कोशिश करूंगा तो जनरली नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन यूज में लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पर एनहाइड्रस, ठीक है, ZnCl2 काम में लूंगा। ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराऊंगा। ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेगा और इस रिएक्शन को इजी कर देगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो मिक्सचर अपन ने काम में लिया ना बेटा, HCl और ZnCl2, इसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, यूज में आता है, ध्यान रखना। इसे हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है ना, इसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, इसको ध्यान रखें आप। और इस रिएक्शन में हल्का सा इसको हीट भी करेंगे, अगर गर्म नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसको गर्म करना जरूरी है। ये सब तामझाम करने का रीजन क्या रहा, रीजन ये है कि ये कम रिएक्टिव है, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल भी कम रिएक्टिव है, HCl ये भी कम रिएक्टिव है। जब दोनों ही कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में तो होगी नहीं, तो इसलिए आपको कैटलिस्ट भी काम में लेना पड़ेगा और गर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से वाटर को रिलीज कर देगा, और वाटर रिलीज करने के बाद आपके पास CH3CH2Cl बन जाएगा, और ये वाटर रिलीज हो गया। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है बेटा, इसका एक नाम है अलग से। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रूव प्रोसेस। बिल्कुल, इसे ग्रूव प्रोसेस कहा जाता है, ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव प्रोसेस, ध्यान रखें। अब जैसे जैसे यहां पर अल्कोहल की डिग्री बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं तो ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और इस 3 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं वापस से HCl से रिएक्शन करा रहा हूं तो रिएक्शन बहुत फटाफट होगी। आपको तो न तो कैटलिस्ट की जरूरत है न गर्म करने की जरूरत है, आप केवल वार्म रख लो, हल्का सा थोड़ा सा निवाया सा कर लो, इसको वार्म कर लो, तो इस वार्म कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, और इस तरह से यहाँ H2O रिलीज हो जाएगा, और आपके पास में CH3 और Cl यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया यहाँ पर। ठीक है, H2O रिलीज हो गया। तो ध्यान रखना, यहां हमें बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं होती है, 1 डिग्री में हमें गर्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, ओके, आगे चला जाए। इसमें एक चीज और देख लो, मैं एक बार, अगर आपकी बुक में दे रखी है HCl HBr और HI वाली रिएक्शन, जब तक अपन कराएं, नहीं तो अतिरिक्त भार क्यों डालें। ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ है, ओके, देखते हैं। देखिए, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं दम, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं HBr और HI के साथ, ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी मैंने कहा कि इसकी इन दोनों की रिएक्टिविटी काफी कम है। तो अब इसको नॉर्मल, आपने कभी लैब के अंदर नहीं देखा होगा, आपकी लैब में, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं, तो कि HBr और HI आपको बॉटल में रखा हुआ मिल जाए। ठीक है ना, HCl जरूर मिलता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में, लेकिन HBr और HI नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको आप बना के रखोगे तो तुरंत ये रिएक्शन करके अपने कंपोजिशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इनको बना के नहीं रखा जाता, इनको ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, इनको ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, जैसे मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड करना है। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है,
तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए मैं डायरेक्ट HBr काम में नहीं ले सकता, तो मुझे पहले HBr रिएक्शन में ही बनाना पड़ेगा। तो HBr बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर H2SO4 काम में लूंगा, H2SO4 काम में लूंगा और उसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा KBr के साथ। जब KBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से H2SO4 ऐसे स्प्लिट होगा, H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। इसका H और इसका Br आपस में कंबाइन होकर के HBr बनाएंगे और HSO4 और K आपस में कंबाइन होकर के KHSO4 बनाएंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन हमें तो HBr मिल गया, ठीक है। अब ये HBr रिएक्शन करेगा किससे, अल्कोहल से। ये अल्कोहल से रिएक्शन करा दो इसकी HBr की, और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो जैसा आप देख सकते हो कि यहां पर इस तरह से H2 रिलीज हो जाएगा। H2 रिलीज हो गया और इसके रिलीज होने के बाद आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 और Br और प्लस H2O रिलीज हो गया। वो कर ही दिया अपन ने रिलीज। अब देखो दोनों रिएक्शन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, एक ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि HBr से HBr कैंसिल, ठीक है, और दोनों को मिला के लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है कि CH3 CH2OH प्लस H2SO4 प्लस KBr, ठीक है, और उससे बन जाएगा आपके पास CH3 CH2Br और प्लस KHSO4 और प्लस वाटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको HBr नहीं चाहिए, ठीक है, आपको HBr नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट H2SO4 और KBr को इसके अंदर मिला दो, अल्कोहल के अंदर, तो रिएक्शन में ही अपने आप HBr बनेगा और बन के काम आ जाएगा। काम आ गया तो लास्ट में आपको नहीं तो इधर HBr दिख रहा है ना इधर दिख रहा है, क्योंकि इधर बना था और उधर यूज में आ गया, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको शो नहीं करते हैं। हम चाहे तो उसको एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास यहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में